हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर न्यूज़ एट द रेट 365 का आज पार्ट 2 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है CMS स्कोप 14। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई। नारा स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके दो परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां। परिशिष्ट 2 प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में कोप 13 की मेजबानी की। कोप 14 के परिणाम पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी JPEC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। नोट पॉइंट CMS को 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। कोप 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। इनसैट 3D सैटेलाइट 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के बीच एक संयुक्त प्रयास JSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। यह JSLV का 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधित उपग्रह को अनुवर्ती मिशन, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागरों सतह की मौसम संबंधी अवलोकन और निगरानी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया। मिशन के प्राथमिक उद्देश्य हैं पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय अवलोकन और उसके पर्यावरण का संचालन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना है। डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म DCP से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवा प्रदान करना है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP
हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 जीनोम अनुक्रम परियोजना के पूरा होने की घोषणा की। जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण डीएनए या आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकता है। मानव जीनोम डीएनए से बने होते हैं। जीआईपी के बारे में 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य। यह 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। केंद्र समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। संबंधित तथ्य 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेंगर ने पहली बार अनुक्रमण विधि विकसित की। 1990 में मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई और 2003 में पूरी हुई। भारत में CSIR ने 2009 में पहला मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार किया। आदर्श आचार संहिता 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता MCC लागू कर दी। आदर्श आचार संहिता MCC भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। पृष्ठभूमि है 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करे क्या न करे की एक छोटी सूची जारी की गई। 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया। MCC को हरबंस सिंह जलाल बनाम UOI केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। MCC को हरबंस सिंह जलाल बनाम UOI केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। उद्देश्य एवं विशेषताएं। यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के दौरान लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियम। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। अस्थायी समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। संबंधित तथ्य। भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमों को और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब है।
भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया है और यह फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी में बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया है और यह फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है। कच्चा थिवि द्वीप विवाद। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह चर्चा में है। द्वीप के बारे में 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। यह पाक जल संधि में एक स्थित निर्जन द्वीप है। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर है, जो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेफ्ट द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है, जो 20वीं शताब्दी में बना था। पृष्ठभूमि। प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामनाथ साम्राज्य में स्वामित्व में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। भारत ने 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए अपना अधिकार छोड़ दिए। नोट पॉइंट। सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षण संत माना जाता है। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। इंडिया एआई मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ की परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। उद्देश्य है व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। विजन। भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाव इंडिया एआई मिशन के घटक 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल एलएमएम के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक एआई स्टार्टअप और भविष्य की एआई परियोजनाओं को निधि देगा। एसडीजी
इंडिया इंडेक्स 2023-24 यह चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेत लक्ष्य 17 शामिल नहीं है। देश की कुल SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, 2020-21 में 66 था। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के में शीर्ष स्थान पर है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 2018 में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी स्कोर 65 से 99 में है। प्रदर्शनी श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय। आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100। आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। SDG 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु स्कोर 92 है और बिहार स्कोर 39 अंतिम स्थान पर है। SDG 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल स्कोर 84 है और बिहार स्कोर 24 अंतिम स्थान पर है। बिम्स्टेक मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। यह चार्टर बिम्स्टेक को राज्यों और संगठनों के पर्यवेक्षक यहाँ तक कि सदस्य बनने के अनुरोध को स्वीकार करने की अनुमति देता है। बिम्स्टेक के बारे में इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में BIMSTEC कहा जाता था, जिसे बिम्स्टेक कहा जाने लगा। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 में को अस्तित्व में आया। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। अनुमानित जनसंख्या 1.8 बिलियन, वैश्विक जनसंख्या का 22% और GDP का $4.5 ट्रिलियन, वैश्विक GDP का 4.5%। बिम्स्टेक सचिवालय ढाका 2014 में स्थापित। महासचिव इंद्रमणि पांडे। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। इजराइल हमास युद्ध।
हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। राफा क्रॉसिंग गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। अल अस्का मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ संबंधित तथ्य समय रेखा 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ और उसने कई युद्ध लड़े। 1948 में अरब इजराइल युद्ध, 1956 में स्वेज संकट, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध। इजराइल ने पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स सीरिया से और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र से पर नियंत्रण कर लिया। योम किप्पुर युद्ध 1973 में इसे रमजान और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस लेने का प्रयास किया। कैंप डेविड समझौता 1978 इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया। ओस्लो समझौता 1993 दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन। भारत दो राज्यों समाधान के पक्ष में है। 26 अक्टूबर 1994 को इजराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इंतिफादा 1987 से 1990 तक पहला इंतिफादा और 2000 से 2005 तक दूसरा इंतिफादा। इंतिफादा का अर्थ है इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध की अवधि। 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। अब्राहम समझौता 2020 यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। राम मंदिर टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि 1528 में बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1859 ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग-अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। 1862 से 1863 अलेक्जेंडर किंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। 1949 सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया। 1976 से 77 बी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया। 6 दिसंबर 1992 भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुसलमान दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1992 केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। 2010
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थलों को हिंदू और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूहों को भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए। नोट पॉइंट 5 जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं: CJI रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नज़ीर। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्रतिष्ठा प्राण हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा निर्मित टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप है: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। मंदिर 3 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट पूर्व पश्चिम, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहल्या को समर्पित है। नोट पॉइंट: भगवान राम की 3 मूर्तियां का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में: इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पित्तोजिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे।
सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी ने बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 में। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें ये शामिल हैं: कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 से पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49 व्यक्ति हैं। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल पैट्रियट पुस्तक लिखी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 की रात समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। राजनीतिक करियर 1967 से 1970। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जंग संघ सीट में से
राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, जन्म 23 दिसंबर 1902, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 51 भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। वित्त और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और किए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम का एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियाँ। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताब लिखी, भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत का आर्थिक दुख स्वप्न, कारण और उपचार। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारों उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे और भारत की गरीबी उसके समाधान आदि। भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि। भारत रत्न पामुलापाटी वेंकट नरसिम्हा राव, जन्म 28 जून 1921, तेलंगाना में। हाल ही में 52वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार ने उन्हें गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियाँ। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदागलु का हिंदी अनुवाद शस्त्रफान प्रकाशित किया।
उनकी आत्मकथा द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। एलपीजी सुधार पेश किए। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। उनके कार्यकाल के दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन। हाल ही में 53वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। संबंधित तथ्य 1961 से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक। 1972 से 1979 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। 1979 से 1980 कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव। 1982 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। 2007 से 2013 राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व ज्ञान पुरस्कार। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता। 1994 में UNEP सकाकावा पर्यावरण पुरस्कार। 1994 में UNEP सकाकावा पर्यावरण पुरस्कार। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल जीते। 1994 में UNEP सकाकावा पर्यावरण पुरस्कार। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक। 2000 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1961 SS भटनागर पुरस्कार। 1967 पद्मश्री। 1972 पद्म भूषण। 1989 में पद्म विभूषण। 1999 में शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।